अस्सलाम वालेकुम जी, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और होर्डर सिंड्रोम ये क्या हैं, ये किस बीमारी को कहते हैं और इसमें किस किस्म के लोग जो हैं, किस टाइप के लोग मर्द व ख़वातीन मुब्तला होते हैं और इसका तरीका इलाज क्या होना चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपके साथ हमारा एक ताल्लुक़ जुड़ सके और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर बात करें होर्डर सिंड्रोम की तो स्पेसिफ़िकली होर्डर सिंड्रोम में मुब्तला जो लोग होते हैं, बल्कि स्पेसिफ़िकली हर एज के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दो, ख़वातीन इस होर्डर सिंड्रोम की बीमारी में मुब्तला दिखाई देते हैं। इस किस्म के लोगों के नज़दीक वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने जो भी चीज़ ख़रीदी या हमने जो भी एक्सेसरी इकट्ठी की, हमने जितनी भी अशिया इकट्ठी की, उनके नज़दीक उनकी बहुत वैल्यू होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है, बहुत अहमियत होती है। वो किसी भी सूरत अपने से अब उन चीज़ों को अलग नहीं करना चाहते या उन चीज़ों को किसी को देना नहीं चाहते, बल्कि अगर उन चीज़ों की उनको सालहा साल अरसा दराज तक कोई ज़रूरत भी पेश ना आ रही हो या एक बिल्कुल फजूल उन्होंने जो है वो जगह फ़िल की हुई हो, उनका कोई किसी किस्म की अफादियत ना हो, उसके बावजूद भी उन चीज़ों को वो अपने से अलग नहीं कर पाते। इसको हम इस बीमारी को हम नाम देते हैं होर्डर सिंड्रोम का। मतलब इस तरह के लोगों को हर चीज़ को होल्ड करने की, हर चीज़ को संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और ये एक ज़हनी बीमारी है। ये एक आपकी सोच की ख़राबी की वजह से होता है और कहीं ना कहीं आपके जो आपके जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं आपके जिस्म के, आपके बॉडी के जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं या आपके हार्मोन्स हैं, उनकी इम्बैलेंसिंग की वजह से आपके जहन में, आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ या आपको इस तरह की गलत सोचों की तरफ उकसाते हैं। या इसको अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसको हम शैतानी सोचें कहते हैं, शैतानी वहम कहते हैं। हर वो वहम, हर वो सोच जो कि आपको गलत काम पे उकसाए या जिस काम का कोई मकसद ना हो या जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो, इसको हम शैतानी खलफशार कहते हैं, शैतानी वसाविस कहते हैं। ऐसे अफराद को फौरी तौर पे अगर उनको ये चीज़ ऑब्ज़र्व हो या वो एनालिसिस करें कि कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरह की कोई कैफियत पाई जाती हैं, उनको फौरी तौर पे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के साथ रब्ता करना चाहिए, उनको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी प्रॉपर जो है वो थेरापी करवानी चाहिए, अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए या कुछ ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिनसे उनको ये सारी की सारी होर्डर सिंड्रोम जैसी जो चीज़ें हैं वो उनके नज़दीक जो हैं वो ख़त्म हो सकें। होर्डर सिंड्रोम में मुब्तला जो मर्दो ख़वातीन हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान हैं, ये ख़ास तौर पे ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अगर इन्होंने कोई ऐसी चीज़ बाय कर ली है, कोई एक चीज़ ख़रीद ली है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो अगर किसी और को वो सूट या वो ड्रेस पहना हुआ देख लें तो उनको लगता कुछ यूँ है कि शायद मैंने कोई पुरानी चीज़ पहन रखी है या मैंने शायद कोई सस्ता लिबास पहन रखा है, जिसके मुकाबले में दूसरे सामने वाले शख्स ने एक अच्छा लिबास और अच्छे ब्रांड की न्यू ड्रेसिंग की हुई है। वो उस चीज़ को फौरी तौर पे कन्वर्ट करते हैं एक लेटेस्ट ब्रांड में या लेटेस्ट चीज़ में। वो फौरी तौर पे एक नया ड्रेस खरीदेंगे, उसको पहनेंगे, लेकिन पहले वाला जो ड्रेस होगा उसको भी वो अपनी अलमारी की जीनत करेंगे, अपने घर में किसी ऐसे संदूक की जीनत करेंगे, ऐसी कबर्ड की जीनत करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, उसको किसी और को देने की उनमें सकत नहीं होगी या वो ये समझ रहे होंगे कि मैं अगर ये चीज़ किसी और को दूंगा तो मेरा कुल असासा जो है वो वेस्ट होगा या मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी लोगों में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी में ये चीज़ पाई जाती है तो फौरी तौर पे उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और
اس قسم کے لوگوں کو میرے نزدیک جو ہے اگر کسی کو پتہ چلے کہ میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی عزیز میرے ریلیٹو میں یا میرے گھر میں کوئی کسی شخص کو اس طرح کی کوئی پرابلم بن رہی ہے، کریٹ ہو رہی ہے، تو وہ فوری طور پہ اس کو کرٹیسائز نہ کرے، فوری طور پہ اس کو کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ میری جو ہے وہ توہین کر رہا ہے، یا مجھے بجائے سمجھانے کے، میری اصلاح کرنے کے مجھے زج کر رہا ہے یا مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کی گفتگو سے بالکل نہ کرے، بلکہ ایسے لوگوں کو نمٹنے کے لیے، ایسے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے ایک دی بیسٹ وے ہے کہ جس چیز سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ ہے، پیار ہے، یا جس چیز کو وہ خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ وہ اس کی بیسک نیڈ میں نہیں ہے، وہ چیز ایک بالکل فضول اور فارغ چیز ہے، ایسے لوگوں کو اس کے بارے میں دلائل کے طور پہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ ابھی اگر آپ سے الگ کر دی جائے تو کیا آپ کی ذات پہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں، یا اگر یہ چیز آپ سے لے لی جائے، کسی اور کو دے دی جائے، تو کیا آپ کی زندگی پہ یا آپ کی ڈیلی کی جو آپ کے معمولات ہیں اس میں کوئی اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ تو وہ بندہ ضرور ایک لمحے کے لیے یہ سوچے گا کہ اس چیز کا تو واقعی میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ عرصہ دراز سے یہ پڑی ہوئی ہے، اگر کسی کو دے دی جائے تو اس کا میرے اوپر کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، یا میری کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اگینسٹ میرے پاس اس سے بہتر چیز موجود ہے۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کی جو ہے آپ اصلاح کریں گے تو وہ ضرور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ اب اس کے برعکس جو OCD کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، obsessive کمپلسیو ڈس آرڈر کی ہم نے آپ کے ساتھ بات کی، اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ ایک ضدی قسم کے، انا پرست یا اپنی بات کو منوانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں بچے، بوڑھے، جوان، ہر قسم کے عمر کے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک ایک بیماری ہے۔ اس بیماری میں آج کے دور میں کیونکہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ماڈرن لائف سٹائل کی وجہ سے، بہت زیادہ ترقی ہونے کی وجہ سے، اور طرح طرح کی ایجادات ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر لالچ، ہرس، ہوس اور اس طرح کی ساری کی ساری، بلکہ آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور نیگیٹو کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلکہ OCD کو ایک مثال دے کے اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو کچھ عرصہ پہلے ہم ایک گیٹ ٹو گیدر میں اکٹھے تھے، ہمارے ایک ساتھی کو کسی ریلیٹیو کی کال آتی ہے، تو وہ اپنے اس ریلیٹیو کے ساتھ پہلے تو بالکل نارمل انداز میں بات کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ اگریسو موڈ میں آ گئے، اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ گالم گلوچ اور ان کے ساتھ ایک روڈ بیہیویئر کے ساتھ بات کرنا سٹارٹ کی، بلکہ بہت ہی عجیب قسم کی کنورسیشن ان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ہم ان کے متعلق کبھی بھی یہ گمان نہیں کر سکتے تھے، یا ہم ان صاحب کے متعلق کبھی اس طرح کا سوچ نہیں رکھ سکتے تھے کہ اس طرح کا بندہ بھی اس طرح کے ٹائپ کی بات کر سکتا ہے یا اتنا اگریسو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ایک باریش آدمی تھے، اور 5 وقت کے بعد جماعت نمازی تھے، اور وہ ایک مچیور انسان تھے، پری مچور انسان تھے۔ وہ اپنے ڈیلی کی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ماشاءاللہ ایک خاندان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند تھے، اور الحمدللہ ہیں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ میں نے جب ان کا یہ اتنا اگریسو موڈ دیکھا، ان کا اس طرح کا ٹیمپرامنٹ دیکھا، ان کی کال بند ہونے کے بعد میں نے ان سے وجہ پوچھی، تو وہ بیسکلی ایک OCD پرابلم ہی ہمیں محسوس ہوا۔ لگتا یوں تھا کہ یہ بھی آہستہ آہستہ اپنی ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ OCD میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو کونسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے کچھ مدعا اس طرح سے بیان کیا کہ ان کا کچھ ان کے ساتھ لین دین کا مسئلہ تھا۔ جب ہم نے ان کی پوری بات سنی تو وہ صاحب جنہوں نے کوئی چیز ان سے ادھار لی ہوئی تھی، یا وہ صاحب جن کو ہم جانتے تھے، ہم فزیکلی ان کے ساتھ بیٹھے باتیں سن رہے تھے، اور ان کے بارے میں ہمارا گمان بہت اچھا تھا، دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست تھیں، لیکن کوئی ایک شخص اپنی بات کو، اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ اپنی بات کو دوسرے کی بات پہ فوقیت اور ترجیح دے رہا تھا۔ یہ ایک ہمارے ذہن کی خاص قسم کی کیفیت ہے جس کو ہم obsessive
कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, और ये एक बहुत मोहलिक और ख़तरनाक बीमारी है, ला इलाज बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको कोई साहिब अक़ल, कोई साहिब शऊर, जी शऊर आदमी की ज़रूरत होती है। वो आपके पास बैठ के आपको चंद ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें आपको सुनाता है, अपने कोई वाक़यात सुनाता है, आपको कुरान और हदीस के साथ, आपको दलाइल के साथ आपको समझाता है, आपकी इस्लाह करता है, और आप इन बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। आपको समझ आती है कि मैं जो कि दूसरे को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देता या अपनी बात को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है OCD के पेशेंट्स को OCD के प्रॉब्लम से बाहर निकालने की। बल्कि इसमें अगर आपको एक और मिसाल दी जाए तो आजकल जितने भी हमारे ये बाबा लोग हैं, जितने भी लोग ये दम दरूद करने वाले लोग हैं, अगर किसी को बात बुरी लगे तो मैं एडवांस में उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत ज़्यादा ये एक तरीका राइज होता जा रहा है, हमारे ये जितने भी दम दरूद वाले बाबा हजरात हैं, जितने भी ये लोग इस तरह के काम करते हैं, जब उनके पास कोई मर्द ख़वातीन अपने कोई मसले को लेकर जाता है तो वो सबसे पहले उनसे उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, उनके माइंड को कैप्चर करते हैं। जब माइंड उनका प्रॉपर कैप्चर हो चुका होता है, वो उसकी बेसिक समझ चुके होते हैं, तो वो जब कोई बात उनको करते हैं तो फौरी तौर पे सामने वाला उसको अंडरस्टैंड करके बोलता है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके बरअक्स उसको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का इल्म होता है, शऊरी तौर पे उसको इस बात का इल्म होता है कि मेरा ज़मीर या मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो बाबा जी कह रहे हैं मेरी ही बातों से एक ली गई मन घड़त कहानी है, इसके बावजूद वो इस तरह का बंदा सामने वाले की बात को अंडरस्टैंड भी करता है, उसके कहने पे चलता भी है, और उसका नतीजा ये होता है कि ना वो किसी मंजिल पे पहुंचता है, ना उसको अपनी बात का सलूशन मिलता है। तो ये बहुत ही OCD की कॉमन कुछ मिसालें हैं। इसको हल करने के लिए मैं हमेशा से ही जब काउंसलिंग करता हूँ अपने पेशेंट्स की, या मेरे पास जितने भी इस टाइप के लोग आते हैं, बल्कि इसमें आजकल के दौर के अंदर तो मियाँ बीवी की बहुत ज़्यादा कसरत है, हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो OCD का प्रॉब्लम होने की वजह से एक दूसरे के साथ बहस मुबासा करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो फजूल की ज़िद लगाते हुए दिखाई देते हैं, और इसी की वजह से आजकल औरतों को तलाक के जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अदालतों के अंदर चले जाएं तो मियाँ बीवी के जो खुला के केसेस हैं वो भरे पड़े हैं। अगर आप थानों के अंदर चले जाएं तो बीवी साहिबा जो हैं वो अपने शोहर के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती हैं, और 6-6 साल के लिए या 10-10 साल की जो है वो कैद करवा देती हैं अपने हस्बैंड्स को। तो ये सारे के सारे जो मसाइल हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो बीमारी है, इसका बहुत गहरा हाथ है। हमें सबको चाहिए, हम सब की ये एक इखलाकी मुआशरती ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने इर्द गिर्द अपने जितने भी हमारे लाहिकीन हैं, हमारे अजीज़ो अकरबा हैं, हमारे जानने वाले हैं, किसी को हम इस बीमारी में मुब्तला देखें, उसकी इस्लाह ज़रूर करें, उसको समझाएं और दलाइल के साथ उसको समझाएं। बिल्कुल उसकी बात को नेगेटिव या उसके सामने उसकी बात को रद्द करने वाला जो एक अंदाज़ है वो बिल्कुल भी इख्तियार ना करें, बल्कि उसकी बात को सेकंड करते हुए उसको समझाएं कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर इसको थोड़ा इस अंदाज से कर लिया जाए तो आपका मसला ना सिर्फ हल हो सकता है बल्कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। तो OCD में मुब्तला जो आदमी है वो बिल्कुल आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेगा और आपकी बात को मानेगा भी, और आइंदा इस तरह के जो रवैये हैं या इस तरह के जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कभी भी इख्तियार नहीं करेगा। बल्कि यहाँ पे आखिर में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि OCD में मुब्तला पेशेंट्स या होडर सिंड्रोम में मुब्तला लोग अगर आपकी इस्लाह के बावजूद, आपके समझाने के बावजूद, आपकी दलाइल देने के बावजूद आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आपकी बात को नहीं मान पाते या अपनी इस्लाह नहीं कर पाते, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि ऐसे लोगों के लिए आप दुआ ज़रूर करें, ऐसे लोगों को आप जो है वो दुआएं दें, ऐसे लोगों के साथ आप हुस्न सलूक करें, आप उनकी इस्लाह करते रहें, बल्कि आप उनके लिए हाथ उठा के दुआ ज़रूर करें। दुआ एक ऐसी चीज़ है कि ये तकदीर भी बदल देती है, नसीब भी बदल देती है, लोगों को जो है वो राहत भी देती है।
بلکہ بیماروں کو شفا بھی دیتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے آپ کی دعا کے وسیلے کے ساتھ جو سامنے والا انسان ہے جو کہ OCD اور ہارڈر سنڈروم میں مبتلا ہے اس کے اوپر رحم بھی کرے گا، کرم بھی کرے گا، فضل بھی کرے گا، اور اس کو اس مسئلے سے نجات بھی دے گا، اس پریشانی سے اس کو باہر بھی نکالے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔